चलो, कल क्या क्या कर लिया था हमने? कल पढ़ा था हमने पोल्यूटेंट के बारे में। पोल्यूटेंट क्या होता है, जो हमें नुकसान करता है उसको पोल्यूटेंट बताया था मैंने। और कुछ पोल्यूटेंट ऐसे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो नुकसान करें। जैसे एग्जांपल बताया था CO2। उसका बताया था आपको, कुछ पोल्यूटेंट्स के नाम बताए थे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी जिसका ओरिजिन हमें पता होता है, सेकेंडरी जिसका ओरिजिन प्राइमरी होता है, जिसका जो प्राइमरी पे डिपेंड करता है। उसके कुछ पोल्यूटेंट्स बताए थे सारे के सारे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, जैसे अपना हाइड्रोकार्बन्स, जैसे अपना नाइट्रोजन, जैसे अपना और क्या था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और H2S H2F, लेड, इथाइल मरकैप्टन, ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी आपको। और कुछ आपको मैंने लिखवा भी दिए थे सेकेंडरी एयर, उसमें क्या क्या बताए थे सेकेंडरी एयर, जो एयर वो कौन से बताए थे आपको, कुछ लिखवाए थे पोल्यूटेंट्स। वो लिखवाए थे आपको सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन। ये सारे डिस्कस कर लिए थे मैंने, ठीक है। चलो, अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इसका डिस्पर्शन देखना है मुझे। अब डिस्पर्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिस्पर्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स। डिस्पर्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब डिस्पर्शन का मतलब क्या है? जैसे डिस्पर्शन मतलब फैलना, या इसको ऐसा बोल सकते हो। एग्जांपल लेके देखो, मैं एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मेरी रिवर है, दिस इज रिवर, ये मेरी रिवर है। यहाँ से आया सीवेज, यहाँ पे डिस्चार्ज कौन सा है, दिस इज रिवर में डिस्पोज हो गया, ठीक है। ये मेरे रिवर में डिस्पोज हो गया। अब ये बताओ, इसके अंदर ये जब सीवेज इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? जो सीवेज है जब रिवर में जाएगा तो क्या होगा? पोल्यूट हो जाएगा, या उसके अंदर डिस्पर्स हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब डाइल्यूशन हो जाएगा इसका, समझ रहे हो? तो डाइल्यूशन मतलब डिस्पर्शन, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल अगर लेता हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ, मान लो यहाँ पे एयर है, दिस इज पोल्यूटेंट्स, ये पोल्यूटेंट्स हैं, दिस इज पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स कहाँ जाएंगे? ऊपर कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। पोल्यूटेंट्स कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में जाएंगे। अब ये बताओ, ये पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो क्या करेंगे? उसको पोल्यूट करेंगे या डिस्पर्स करेंगे, समझ रहे हो? डिस्पर्जन है। ऐसे ही इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे पोल्यूटेंट और यहाँ पे क्या है? सीवेज है। यहाँ पे सीवेज का काम करेगा। ऐसे ही जो एटमॉस्फेयर है, ये किसका काम करेगा? ये किसका काम करेगा? रिवर का काम करेगा। मतलब दोनों को मैंने कंपैरिजन कर दिया हमने, समझ रहे हो बात? अच्छा, अब ये बताओ, अब यहाँ पे रिवर जो डिस्पर्स होगा, जो सीवेज डिस्पर्स होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? जो रिवर है, जो सीवेज का डिस्पर्जन होगा इसके अंदर, ये किस पे डिपेंड करेगा? भाई कितनी जल्दी डिस्पर्स हो जाए इसके अंदर, या डिस्पोज हो जाए, या डाइल्यूट हो जाए, किस पे डिपेंड करेगा? क्वांटिटी क्वालिटी कहाँ से आ गया? मैंने कहा सीवेज को रिवर में डाल दिया। अब रिवर कितनी जल्दी डिस्पर्स कर गया, मतलब डिस्पर्स करके वो चला गया आगे की तरफ, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो स्पीड ऑफ, किस पे डिपेंड करेगा? वाटर की स्पीड पे। वो कितनी जल्दी उसको डिस्पर्स कर लेगा या डाइल्यूट कर लेगा ताकि साफ पानी हो जाए वहाँ पे, समझ रहे हो बात? अल्टीमेटली यहाँ पे बात करूँ मैं, अब यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा? पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाए, यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा? ये एयर की वेलोसिटी पे या विंड की वेलोसिटी पे, समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है अपना, डिपेंड्स अपॉन विंड वेलोसिटी। एज लाइक यहाँ पे डिपेंड किस पे करता है? एज लाइक वेलोसिटी ऑफ एयर। तो ये मैंने एक रेफरेंस लिया, भाई ऐसा ही काम होता है। बट पोल्यूशन के केस में पोल्यूटेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, विंड की वेलोसिटी होती है, इस पे डिपेंड करता है। ये पोल्यूशन जैसे आधा हो तो उस पे स्पीड पे फर्क पड़ेगा। स्पीड पे कैसे फर्क पड़ेगा? पोल्यूशन अगर जैसे हम ये ले लेते हैं फीवर वगैरह, फीवर में अगर ज़्यादा पोल्यूशन, हाँ, वो कम हो जाएगी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ, जितनी तेज वेलोसिटी होगी, जितना रेट उसका तेज होगा, मतलब रेट ऑफ जो फ्लो होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा? वो डिस्पर्स हो जाएगा। इसलिए मैंने बता दिया। ये किस पे डिपेंड करता है? विंड वेलोसिटी पे। ये किस पे डिपेंड करता है? रिवर की वेलोसिटी पे। ये मैंने जनरल एक बात बताई है, अभी इस पे डिपेंड करेगा ये सारा। चलो, अब इसका मतलब ये सारी कहानी भी होगी। तो लिख लो, एक नीचे पॉइंट लिख लो, एक डिस्पर्जन ऑफ एयर लिखो, इसमें नोट डालो, ये बना लेना।
dispersion of air pollutants into the atmosphere into the atmosphere depends upon wind velocity directly. Depends upon wind velocity directly. विंड वेलोसिटी का डायरेक्टली डिपेंड करेगा. अच्छा, अब वो आपको वाली बात, हैंस जो आप कह रहे हो ना, हैंस कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट hence concentration of pollutants is inversely proportional to wind velocity. ये लिख लो. देखो आप कह रहे थे ना, अभी कह रहे थे आप भी सर अगर पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो मैंने एक जनरल बात बता दी, इस पर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. अब मैंने कहा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर जाएगा. समझ गए बात. पहला पॉइंट है ये. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. अब कहता है विंड जो वेलोसिटी है उसको मेजर कैसे करते हैं. वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है न्यूमोमीटर, वो पूछ लेता है कई बार. सो विंड वेलोसिटी और स्पीड मेजर्ड यूजिंग द डिवाइस termed as wind velocity measured using the device termed as anemometer. हो गया. नेक्स्ट लिखो, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड at any height can be found by 1/7 power law. हो गया. अब वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लो. वेलोसिटी u नॉट z नॉट की पावर 1/7, इससे फाइंड आउट करते हैं एनीमोमीटर में. ये फॉर्मूला ध्यान रख लोगे. 1/7 मतलब k है ये, दैट इज k तो 1/7. यहाँ पे k लिखोगे, k की वैल्यू है 1/7 ये. अब क्या मेजर करेगा वेलोसिटी, u नॉट मेजर्ड बाय एनीमोमीटर. वेलोसिटी मेजर्ड बाय एनीमोमीटर. Z एंड Z नॉट हाइट है. Z एंड Z नॉट, दिस इज हाइट. ये हाइट है अपने. जहाँ पे वेलोसिटी u नॉट होगी वहाँ पे हाइट आपकी Z नॉट होगी. ठीक है, तो u नॉट यहाँ पे होगी, वहाँ पे Z नॉट होगी. ये आपको एक जनरल आइडिया दे दिया आपको. और Z मतलब आपको रेफरेंस दे देगा कहाँ से मेजर करनी है. चलो हो गया. चलो जी नेक्स्ट. अब ये सारी कहानी भी आपको बता दी. अब रह गया केस टेम्परेचर का. चलो टेम्परेचर का केस करते हैं. पहला टॉपिक हो गया. अब सेकंड टॉपिक, इसमें लिखो टेम्परेचर. अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया, स्टार्टिंग में लिखना था यार एक पॉइंट और. यहाँ ऐड कर लोगे क्या. डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट डिपेंड्स अपॉन, लिखवाया क्या ये मैंने, नहीं लिखवाया. डिपेंड्स अपॉन विंड वेलोसिटी फर्स्ट, सेकंड टेम्परेचर.
ये पहले ही लिख लो, थोड़ा ऐड कर लो सब, क्योंकि वेव सारी कहानी मैंने विंड वेलोसिटी की बताई है, ठीक है। अब टेम्परेचर की बता दूंगा, कर लिया नोट, समझ आ जाएगा ना। चलो नेक्स्ट है टेम्परेचर, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर का देखते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, टेम्परेचर ऑफ एयर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। हमेशा हमेशा टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की सर्फेस है हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है। अब सारी हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है तो सरफेस पे तो हाई रहता है टेम्परेचर, उसके ऊपर क्या होता है, जैसे ही रात होती है वो एनर्जी सारी ऑब्जॉर्व कर ली उसने, जो आगे की तरफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो एयर का टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होता है। एयर ऊपर जाके कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो एयर का टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। चलो अब इसको मैं एक वेरिएशन आपको बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रख लेना, डेक पूछ भी लेगा। तो एक ग्राफ बना ही लो जिसमें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। दिस इज हाइट, दिस इज इन किलोमीटर, दिस इज टेम्परेचर। ये लिख लो, इतना बना लो। इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऊपर बन जाएगा एक और 2 3 4, ठीक है, हो जाएगा। इसमें टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर यहाँ से ले लो, 1 2 3, ये बना लो। टेम्परेचर के साथ साथ पहली टर्म कौन सी थी अपने, सबसे पहले आती है अपनी ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे आएगी ट्रोपोस्फियर। याद करने का तरीका है ये, ट्रोपोस्फियर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आता है अपना मीजोस्फियर, मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, और यहीं तक करना है आपको। ये सारी हाइट दिखा दी आपको। तो ट्रोपोस्फियर में अब ये टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बाद ये क्या हो रही है, हाइट क्या होती जा रही है, हाइट क्या हो रही है, हाइट के, अच्छा हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। ये क्या टेम्परेचर देखो यहाँ पे कितना हो गया, घट गया, टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये अर्थ सर्फेस आएगी, अर्थ सर्फेस के बाद क्या आ गया ट्रोपोस्फियर, हाइट आपकी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, अब क्या हाइट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज, अरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है भाई, अच्छा इंक्रीज, मुझे डिक्रीज बोला है। उसके बाद टेम्परेचर फिर दोबारा क्या हो रहा है, डिक्रीज, फिर क्या हो रहा है दोबारा से इंक्रीज। तो किसी भी लेयर में पूछ लेगा आपसे, जिसमें पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, डायग्राम बनाओगे डायरेक्ट बन जाएगा। तो ट्रोपोस्फियर को ध्यान रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो किसकी बात होगा, हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रेफरेंस इसकी लेके चलूँगा मैं, हाइट बढ़ी, एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटेगा। लो उसको, बना लो उसको। चलो हो गया। चलो इसके लिए लिख लेते हैं 1-2 पॉइंट। चलो लिखो इसमें नीचे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके लिए, टेम्परेचर ऑफ एयर, temperature of air decreases with increase in height, decreases with increase in height. Temperature of air decreases with increase in height above the surface of earth, above the
surface of above the surface of earth, and rate at which decreases with increase in height, decreases with increase in height, is termed as environmental lapse rate. यही बताना है आपको. अभी कहानी शुरू होगी आपकी. जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं ELR बोलते हैं इसको. देखो अब यहाँ पे कहानी देखो. मैंने आपको कहा अर्थ से ऊपर जाओगे, अर्थ से हाइट ऊपर जाएंगे, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा. अर्थ से ऊपर जाएंगे, हाइट ऊपर, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है, हाइट के साथ जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, लैप्स रेट. जिस रेट से डिक्रीज उसको लैप्स रेट. और अच्छा कहाँ डिक्रीज हो रहा है, इन्वायरमेंट में, उसको क्या बोल देंगे, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट. समझ गए बात. तो इसी को मैंने डिफाइन कर दिया. मैंने लिखा टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, ये बता दिया, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड रेट एट विच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट इज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल लैप्स रेट. समझ गए. इसको बोलते हैं ELR. समझ गए. एक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे अभी आपकी यूज भी हो जाएगी. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो. ELR इसको आप ये भी लिख सकते हो dt/dh. अभी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, आप मान सकते हो उसको भी. कम ये बताए डिक्रीज होगा तो भी मैंने उसके लिए नेगेटिव लगाया है. डिक्रीज फॉर नेगेटिव, ये भी क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज. चलो सेकंड पॉइंट. ELR varies from height to height. ELR varies from height to height and can be computed separately. अलग सेपरेट करेंगे इसको. can be computed separately. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. its value varies from, ये varies लिख दिया, varies वाली लाइन तो आ गई. its value is approximately, सीधा लिख लो, its value is approximately 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है अप्रोक्सीमेटली. समझ गए. तो ELR की वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा. जितनी हाइट दे देगा आपको, हाइट दे देगा, आप हाइट बढ़ रही है, हर हाइट पे, ये हर 1 किलोमीटर की हाइट पे 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है. अर्थ पे कितना था दे देगा. तो अर्थ ने सारी एनर्जी ऑब्जॉर्व करी, मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है अर्थ के सरफेस के ऊपर. आपने को कह दिया अभी हाइट जानी है आपको 1.5 किलोमीटर और ऊपर जाना है. 1 किलोमीटर पे कितना कम होता है, 6.5. 1.5 पे कितना होगा, 6.5 प्लस में 6.5/2, उसमें माइनस कर देंगे. वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी ELR की. समझ गई बात. तो ELR मतलब कितने, हर पर किलोमीटर कितने डिग्री सेल्सियस कम हुआ, उसको बोल दिया ELR. तो उसकी वैल्यू बता दी आपको, ये होती है. समझ गई बात. चलो नेक्स्ट लिखो. ये सारी होगी, यही ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका. जैसे टेम्परेचर दे देगा 80 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाओगे कितना कम हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए. 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. अगर ELR पूछता है तो ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. कितने हो गए, 3 पॉइंट हो गए. चौथा पॉइंट लिखो. टेम्परेचर डिक्रीजेज इन ट्रोपोस्फेयर. टेम्परेचर डिक्रीजेज इन ट्रोपोस्फेयर with height.
टेम्परेचर डिक्रीजेज इन ट्रोपोस्फेयर विद हाइट since the main heat source since the main heat source is solar radiation. Since the main heat source is solar radiation, which is absorbed majorly by ground level. चलो लिख लो इसको, चौथा पॉइंट है ये. नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा. इन स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस with height. In stratosphere, temperature increases with height, and this warmth is due to the absorption of UV rays, absorption of UV rays from the sun by ozone layer. समझ गए बात? तो क्या बताया मैंने सारे पॉइंट देखो. इसमें मैंने पहला पॉइंट बताया आपको, जैसे जैसे हाइट आपकी हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर घटता जाएगा ट्रोपोस्फेयर में. ये कहानी बता दी आपको. उसका जिस रेट से घटेगा उसको बोल दिया लैप्स रेट. इन्वायरमेंट में घट रहा है तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट. जब मैं एयर की बात करूँगा इन्वायरमेंट लैप्स रेट बोलेंगे. जब मैं पोल्यूटेंट की बात करूँगा वहाँ पे एडियाबैटिक लैप्स रेट बोलेंगे. अभी आएगा, वो भी आएगा. नेक्स्ट, ELR वेरी करता है, हाइट टू हाइट वेरी करता है ये, क्योंकि देख ही लिया ELR कितना है. ट्रोपोस्फेयर में कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है. नेक्स्ट बताया इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी बढ़ती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, कम होती है टेम्परेचर के साथ साथ. समझ लो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना ऊपर. नेक्स्ट बताया टेम्परेचर डिक्रीजेज इन ट्रोपोस्फेयर विद हाइट. टेम्परेचर डिक्रीज करता है किसमें, ट्रोपोस्फेयर में. सिंस द मेन हीट सोर्स इज सोलर रेडिएशन, क्योंकि मेन सोर्स क्या है, सोलर रेडिएशन है यहाँ पे, विच इज एब्जॉर्ब मेजरली बाय द ग्राउंड लेवल. जैसे देखो, मान लो दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, दिस इज ट्रोपोस्फेयर. यहाँ पे क्या होगी, मेजरली क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी. ये मेजरली एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. हीट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. यहाँ पे देखो मेजरली डेंस दिखा दिया मैंने, ये दिखा दिया. समझ गए. मैंने बताया सिंस द मेन हीट सोर्स इज सोलर रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब मेजरली बाय द ग्राउंड लेवल, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा. नेक्स्ट बताया इन स्ट्रेटोस्फेयर. अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाएगा. ये जो गर्मी है वो किसकी वजह से होगी, क्योंकि ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज. अब यहाँ पे क्या है, सारी यूवी रेज, ओजोन लेयर यही है. ओजोन लेयर क्या करेगी, सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी. एब्जॉर्ब करके स्ट्रेटोस्फेयर को क्या कर देगी, गर्म कर देगी. और तब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या करता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है हाइट के साथ साथ. तो स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन बता दिया आपको. समझ गए बात, ये सारी कहानी. चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ पोल्यूटेंट के बारे में. कितने, 5 पॉइंट हो गए. ये टेम्परेचर हो गया, पोल्यूटेंट. अलग अलग केस बना दूं क्या. अब टेम्परेचर, ये टेम्परेचर था ना, अब पोल्यूटेंट के लिए देते हैं. अब ये कहानी सारी पोल्यूटेंट की करनी है, पोल्यूटेंट्स के लिए. लिखो इसमें. अब पोल्यूटेंट का केस बताओ. जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, पोल्यूटेंट का टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोल्यूटेंट का टेम्परेचर क्या होगा. अब एयर के अंदर पोल्यूटेंट भी आ गया, मतलब पहले एयर थी, अब पोल्यूटेंट आ चुका है. जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है पोल्यूटेंट का टेम्परेचर क्या होगा, पोल्यूटेंट का टेम्परेचर भी कम होगा, बट रीजन क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है, इसमें रीजन डिफरेंट हो, और रीजन क्या होगा अभी देखते हैं. चलो अब लिखो इसके अंदर, व्हेन पोल्यूटेंट राइजेस
when pollutant rises into the atmosphere, temperature, when pollutant rises in the atmosphere, temperature also decreases. Temperature also decreases with increase in height. Temperature also decreases with increase in height. हो गया काम. Temperature, when pollutant rises into the atmosphere, its temperature also decreases with increase in height at the expense of at the expense of internal energy to carry out in its expansion. To carry out in its expansion while rising into the atmosphere. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, अभी समझाता हूँ इसको. सेकंड पॉइंट लिखो इसमें. द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीज with increase in height is termed as adiabatic lapse rate. इसमें लिख लो ALR. चलो, अब ये क्या बताया, पोल्टन का केस. अब पोल्टन का केस क्या बताया, इसमें क्या करेगा, जब पोल्टन राइज करेगा एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे हाइट बढ़ेगी, एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी टू कैरी आउट इन इट्स एक्सपेंशन व्हाइल राइजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. इसका मतलब ये है, जो एनर्जी होगी वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा पोल्टेंट, बट वो ट्रांसफर नहीं करेगा किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर. समझ रहे हो बात. नो ट्रांसफर ऑफ हीट. जैसे पहले वाले केस में क्या था, ट्रांसफर होता है हीट. जब हीट का ट्रांसफर होता है तब वो केस क्या होता है, वो आइसोथर्मल, मतलब सेम प्रोसेस है जो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं. जब हीट का ट्रांसफर नहीं होता, जब आपस में एटमॉस्फेयर का और पोल्टेंट का हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तब क्या होगा, तब वो प्रोसेस जो होगा वो एडियाबैटिक होगा. एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, कोई हीट का ट्रांसफर, ये आपको मैं फ्लूइड में पढ़ाऊंगा. जब हीट का ट्रांसफर नहीं होता उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में उसके बाद बताया, द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा हाइट के साथ साथ. उसमें क्या होगा, उसको बोलते हैं लैप्स रेट है, बट आगे क्या आ जाएगा, एडियाबैटिक लैप्स रेट आ जाएगा. अब पोल्टेंट के केस में एडियाबैटिक यूज करेंगे, एयर के केस में इन्वायरमेंट यूज करेंगे. वहां पे क्या केस बोला था, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट. यहाँ पे क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक लैप्स रेट. ये सारी कहानी होती है इसके अंदर. चलो, इसके लिए वो लिख लो, मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करता है. तीसरा पॉइंट, द ALR डिपेंड्स अपॉन moisture content of air. Depends upon moisture content of air. Moisture content of air. ठीक है. अब इसमें लिख लो, फॉर वेट एयर, for dry air.
फॉर वेट एयर, फॉर ड्राई एयर। वेट एयर के लिए एल की वैल्यू है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इसके लिए वैल्यू है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये डायरेक्ट पूछ लेगा, दोनों ध्यान रख लोगे। हो गया? क्वेश्चन लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखो। न्यूमेरिकल लिखिए, SO2 is released from the exhaust pipe SO2 is released from the exhaust pipe of automobile at 80 degree Celsius at 80 degree Celsius in dry air, compute the temperature 1.5 kilometer. Compute the temperature at 1.5 kilometer above the surface of earth. बताइए, करिए। करो भाई। हो गया? चलो, हो गया? कितना आंसर आ रहा है? शाबाश। आपको कितना आ रहा है? चलो बढ़िया है। लिखो, देखो टेम्परेचर कितना है? T नोट इज 80 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने कहा आपको जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? T नोट प्लस DT बाय में DH। ये वैल्यू क्या होती है? डिग्री होती है तो भी माइनस लगा देते हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री सेल्सियस माइनस टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पर किलोमीटर कितना हो रहा है? 1.5 किलोमीटर ऊपर जाना है। अब 1.5 किलोमीटर ऊपर जाना है। 1.5 किलोमीटर को किससे गुना कर दूं? 1.5 किलोमीटर को किससे गुना कर दूं? अरे देख तो लो कौन सा भाई, 9.8 है, 9.8 सोल्व करो कितनी आ गई? कितनी आ गई? dt बाई डी एच इंटू मैच कर देंगे। जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है अपना? 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इंटू 1.5। कितनी वैल्यू होगी? 65.3 आ गया। ऐसे ऑब्जेक्टिव आएंगे 2 नंबर में, ठीक है क्या? एच की हाइट होगी ना, कितनी हाइट चेंज हुआ है? ये चेंज इन टेम्परेचर 9.8, हाइट इंटू में 1.5 कर दिया। ये तो बना दिया, अपन ने बनाया ना। चलो ये सारी कहानी भी होगी।
क्या गिर गया? हो गया, चलें आगे। चलो नेक्स्ट, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। चलो अलग अलग इन्वायरमेंट है वो लिखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द relative magnitude of ELR and ALR, depending upon the relative magnitude of ELR and ALR, following types of environment are defined. Following types of environment are defined. चलो इसके लिए कुछ ना, अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसी से क्लियर हो जाएंगे, समझ रहे हो? उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ एक सारे ऑब्जेक्टिव खत्म कर रहा हूँ एक बार आप। चलो लिख लिया? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज, बड़ा पेज ले लेते हैं ताकि समझ आ जाए सारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? इसमें काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या माना था मैंने? दिस इज हाइट, यहाँ पे इन किलोमीटर, यहाँ पे टेम्परेचर, इन हाइट एंड टेम्परेचर। चलो स्टार्ट करते हैं। कलर लेना पड़ेगा अब अलग अलग। चलो जी, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले मान लो एक पोल्टेंट की कलर ले लो आप, रेड। रेड दिख जाएगा, रेड तो चलो कुछ तो दिखेगा। अरे ब्लग स्ट्रेट गई थी भाई। दिख रहा होगा, कुछ तो दिख रहा है। चलो इसी में ले लो, वापस वाइट में ले लेते हैं। वापस ले लो वाइट में, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द केस। ये जो केस है, जो मैं रेड लाइन से ड्रॉ करूंगा हमेशा, वो दिस इज पोल्यूटेंट, वो होंगे मेरे पोल्यूटेंट। दिस इज पोल्यूटेंट, ठीक है? ये मेरे पोल्यूटेंट है। ये पोल्यूटेंट के लिए ग्राफ बनाया मैंने। और ये किसके लिए बनाया मैंने? ये एयर के लिए, ये एयर के लिए। ये रेड वाइट से लिया है, सो दिस इज फॉर एयर। वाइट से लिया जो मैंने, एयर लिया, ठीक है? अब कंपेयर करो, ये इसके लिए कौन सा होगा? अब ये बताओ, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? टेम्परेचर क्या हो रहा है दोनों में? ये पोल्यूटेंट का है, ये एयर का है। हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। बता दिया था दोनों ही केस में, पोल्यूटेंट के केस में भी और किस में? एयर केस में। अच्छा, किस में ज़्यादा इंक्रीज हो रही है? दोबारा देख लो, टेम्परेचर किस में ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है? एयर वाले में हो रहा है। ये देखो, अरे नहीं हो रहा विश्वास तो ये लो, सेम हाइट ले लो दोनों की। अब बताओ टेम्परेचर सेम हाइट पे किस पे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है? शुरू में तो 0 था, बराबर था। अब किस में ज़्यादा डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज किस में ज़्यादा हुआ है? किस में रेट ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज हुआ है? दिस सेम हाइट पे। अरे यार, एक मिनट रुकना, घर से फ़ोन किया। चलो अब ये बताओ किस में ज़्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा है?
उसको क्या बोलेंगे, मतलब रेट को क्या बोलते हैं, ELR बोलते हैं। भाई जिस रेट से डिक्रीज हुआ उसको क्या बोला था, ELR बोला था। इसमें ये एयर के लिए होगा, उसको क्या बोलेंगे, ELR। इसके लिए क्या बोलेंगे, इसको ALR, दोनों बोलेंगे। इस केस के लिए जहाँ पे सेम हाइट की बात की है, इस केस में जो ELR होगा वो क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। इस केस के लिए ज़्यादा होगा या कम होगा, रेट किस में ज़्यादा है, इसका रेट ज़्यादा है कि कम है, इसका रेट ज़्यादा है कि कम है, ELR इस केस के लिए। बात समझ आई। सेम हाइट पे ज़्यादा रेट से डिक्रीज होना टेम्परेचर का किस पे होगा, इस केस के अंदर। जब मैंने हाइट क्या ली है, मैंने जब मैंने ये वाला केस लिया, समझ रहे हो बात, जब ये वाला केस लिया है मैंने क्या किया, सेम इधर ले लिया, मैंने इस ग्राफ को इधर बना दिया, कहीं भी बन सकता है वो तो अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा पहले बना दिया एयर का, जो बना दिया इधर बना दिया, और इसका क्या बना दिया, पोल्टेंट का इधर बना दिया। मैंने कहा सेम हाइट ली, सेम हाइट पे रेट जो है इसका क्या हो रहा था, इसका क्या हो रहा था, ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था, मतलब ELR की वैल्यू क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी ALR की। इसको बोलते हैं कैसा इन्वायरमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इन्वायरमेंट। यहाँ लिख लो, यहीं लिख दूँ क्या, दिस इज अनस्टेबल इन्वायरमेंट, अनस्टेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, चलो हैं, इसी के साथ यार, हाँ ये अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, इसी के साथ आ गई ना। चलो नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस ले लो, इसी को बढ़ा दो, इसी को बढ़ा दो, वाइट ही ले लेते हैं, वाइट ही ले लेते हैं। ये लो, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये इस साइड ले लिया बस। ठीक है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। अच्छा इस केस के अंदर बताओ मेरे को, इस केस के अंदर बताओ, इस केस में क्या हो रहा है, ये भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा और इधर करना था, और दिखाऊं क्या, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। चलो इतना ठीक है, ये भी टेम्परेचर डिक्रीज ही हो रहा है। अच्छा इस केस में बताओ, इस केस में सेम हाइट पे किसका कम है वैल्यू, ALR की वैल्यू ज़्यादा है, इसमें क्या थी, ALR की वैल्यू कम थी। अब अरे इसमें ALR की वैल्यू कम थी, इसमें ALR की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें ALR ज़्यादा होगी तो उसमें कम किसकी होगी, ELR की। तो इस इन्वायरमेंट के लिए क्या बोलोगे आप, इस इन्वायरमेंट के लिए क्या बोल दोगे, दिस इज ELR इज लेस देन ALR, इसके लिए बोल देंगे। समझ गए, ELR मतलब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि ये रेट क्या है, यहाँ पे सेम हाइट पे रेट क्या आ गया, कम आ गया। किस पे, किसके रिस्पेक्ट में, पोल्टेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस इन्वायरमेंट क्या बोल देंगे, स्टेबल। ये जनरली देखा जाता है, दिस इज स्टेबल इन्वायरमेंट। अब क्यों बोलते हैं स्टेबल, अभी आएगा वो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, इसको मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ। दिस इज ELR इज लेस देन ALR, ये बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट केस अब ले लो, इसी का उल्टा, पहले तो सेम ले लेते हैं, इसी का सेम ले लो, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन, कलर कौन सा ले लूँ, दिख जाएगा। चलो स्ट्रेट लाइन ले लो, बिल्कुल ये है मेरे स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट बनाना, मेरे को लग रहा है यहाँ से टेढ़ी लग रही है थोड़ी सी। ठीक है, स्ट्रेट होगी, दिस इज द केस। इस केस को यहाँ पे क्या है, हर हाइट पे टेम्परेचर क्या है, हर हाइट पे टेम्परेचर क्या है, सेम हाइट पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये लिख लो आइसोथर्मल, यार लिखा जाएगा क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, और नाम से पता लग रहा है सेम। सेम आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर के लिए जो अपने ग्राफ बनाया वो क्या बनेगा, स्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा, अब इसी का उल्टा ले लो, कलर कौन सा लूँ अब, ब्लू दिख जाएगा, नहीं दिख रहा, लाइट कलर तो दो ही हैं बस, येलो बना देते हैं। चलो येलो ले लो, नेक्स्ट केस ले लो ये। अब कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा जब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। पहले क्या हो रहा था, हाइट के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब हाइट के साथ टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइट के साथ टेम्परेचर दोनों में क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। अब इनके उल्टे हो जाएंगे वो, उसको बोलते हैं इन्वर्जन केस। दिस इज फॉर द इन्वर्जन। दो टाइप का इन्वर्जन होता है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। दिस इज इन्वर्जन, इस केस को बोलते हैं इन्वर्जन केस। ये मेरे डायग्राम बन गए सारे के सारे।
तो जनरल आपको केस बता दिया मैंने आपको। इसको ये लैप्स रेट था, उसको नेगेटिव लैप्स रेट भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी नेगेटिव लैप्स रेट, NLR ये भी बोल देते हैं। ये बना लो, ये बेसिक डिस्कशन कर दी आपकी, ठीक है। नेगेटिव लैप्स रेट बना लो उसको, ये बेसिक बता दिया, आप सबको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या चीज़? आईसो वाला मैंने कहा ये क्या हो रहा है, देखो हाइट कितनी है, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर क्या रह रहा है, टेम्परेचर एक ही रह रहा है, कितना भी मान लो कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हाइट के साथ साथ, ऐसा केस होता नहीं है, अगर हो जाए उस केस को आइसोथर्मल केस बोलते हैं। बस चलो बना लो इसको। इसमें सिर्फ यही देखते हैं ना, एयर और पोल्यूटेंट? हाँ, एयर और पोल्यूटेंट देखते हैं। बनाओ उसको। अब इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बन सकते हैं। आपसे पूछ लेगा अनस्टेबल इन्वायरमेंट के लिए कौन सा फॉलो कर रहा है, ELR इज ग्रेटर देन ELR। अगर बोल देगा स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए ELR इज लेस देन ELR। आपको बोल देगा सेम टेम्परेचर के लिए आइसोथर्मल बोल दोगे। आपको बोल देगा जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हाइट के साथ साथ, वो कौन सा प्रोसेस होगा, NLR। तो ये सारे केस हो जाएंगे, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, समझ गए। इसको नोट कर लो इसको। अब लिखवा नहीं रहा हूँ इसको एक एक को, आप डायग्राम बना लो एक एक का, सारा डायग्राम बना लो, उसके बाद डिटेल में स्टार्ट करते हैं इसका। चलो क्या हो गया, लिख लो, सोच कर रहे हो, बनाओ, समझ नहीं आएगा। किस में दोबारा से बनाओगे, दोबारा समझ नहीं आएगा, तभी बोल रहा था अभी बना लो, उसका डिटेल में पढ़ना ही है सारा का सारा ये। चलो नेक्स्ट केस, फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। बड़े आलसी हो यार, इतनी देर में तो बना देते हैं। स्केल का स्ट्रेट लाइन मार दो बस, ऐसे ही पता लग जाता है। अरे दोबारा पढ़ोगे तो समझ आ जाता है, वो कुछ नहीं है। चलो बना लेना, कोई घर जाके बना। चलो नेक्स्ट केस, फर्स्ट केस लिखो, अनस्टेबल इन्वायरमेंट। अनस्टेबल इन्वायरमेंट, और दूसरा केस को बोलते सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट। सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट, सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट। चलो ये केस तो मैंने बता ही दिया आपको। अनस्टेबल वाला कौन सा है, ELR इज ग्रेटर देन ALR है। चलो इसके लिए लिख लो सारा का सारा। इट इज द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, अब तो लिखना है बस। इट इज द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, it is the type of environment in which rate of decrease of temperature, in which rate of decrease of temperature, it is the type of environment in which rate of decrease of temperature with increase in height rate of decrease of temperature with increase in height above the surface of earth, above the surface of earth, इसको बोलते हैं ELR, above the surface of earth is more than pollutant, more than pollutant, इसको बोलते हैं ALR। ये लिख लो। अबाउट द सर्फेस ऑफ अर्थ फॉर एयर ओरिजिन है, यहाँ पे लिखना रह गया, फॉर एयर, इसको बोला था ELR। सर्फेस ऑफ अर्थ पे बात कर रहा हूँ सारी, मतलब ट्रोपोस्फेयर की। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रैपिड मिक्सिंग ऑफ pollutants takes place in this case, pollutants takes place in this case, rapid mixing of pollutants takes place in this case when they are released in the environment, when they are released in the environment, rapid mixing of pollutant takes place in this case when they are released in the environment। चलो इसका डायग्राम दोबारा से बना लो, लिख लिया, अब फिर डायग्राम नहीं बनाओगे आप। क्या डायग्राम बनाया था,
पहले किसी रेड से माना था उसको, रेड से माना था पोल्टेंट का, रेड से माना था पोल्टेंट का, अरे उधर था क्या, उल्टा ले लिया यार, चलो ठीक है। और वाइट से माना था एयर का, दिस इज वाइट, ये केस बता दिया था। इस केस में साइड में क्या माना था मैंने, अभी हाइट मानी थी, किस में थी, किलोमीटर में, यहाँ क्या था, टेम्परेचर। इस केस में मैंने आपको बता दिया था ELR क्या होगा, ELR इज ग्रेटर देन ALR। इस केस को क्या बोलते हैं, अब ऐसा ग्राफ बना के दे देगा, किसको शो कर रहा है, ELR इज ग्रेटर देन ALR, तो किसका केस है ये, अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, ये बता ही दिया आपको। सो दिस इज अनस्टेबल इन्वायरमेंट। चलो ये केस हो गया। नेक्स्ट अब ये बताओ इसमें और कैसे आप इसको बता सकते हो, और कैसे शो कर सकते हो इसको। अगर मैं थीटा की स्लोप के फॉर्म में शो करूं तो कैसे हो सकता है, अच्छा किसका स्लोप ज़्यादा, किसका स्लोप ज़्यादा, किसका स्लोप ज़्यादा, किसका स्लोप ज़्यादा है, पोल्टेंट का ज़्यादा स्लोप है और एयर का कम है। अच्छा ये वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ELR की ज़्यादा है ALR से। इसका मतलब मैं इसको उल्टा कर दूं, जब स्लोप का जब इन्वर्स ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोल देंगे, अनस्टेबल इन्वायरमेंट, या कैसे बोल देंगे, कौन सा केस बोलेंगे, पहला केस कौन सा है, अनस्टेबल इन्वायरमेंट, या इसको क्या बोला मैंने, सुपर एडियाबेटिक केस। तो क्या बोल दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बोल सकता हूँ 1/में थीटा, थीटा किसका, एयर का, ग्रेटर देन किससे होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, 1/में थीटा पी, ये हो जाएगा। उल्टा कर दिया, इन्वर्स ले लिया मैंने, तो इन्वर्स ऑफ थीटा ए, उल्टा थीटा ए का उल्टा, अब ये कम है, इसका इन्वर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, 1/थीटा ए किसके ग्रेटर देन होगा, 1/थीटा पी के। तो इस केस को भी क्या बोल देंगे, अनस्टेबल इन्वायरमेंट बोल देंगे। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस बताओ सुपर एडियाबेटिक केस। अब नाम दूसरा नाम भी बोला मैंने, क्या नाम बोला ये, अनस्टेबल समझ आ गया, सुपर एडियाबेटिक। सुपर एडियाबेटिक क्यों बोला इसको मैंने, सुपर एडियाबेटिक क्यों बोला है, जब ALR की वैल्यू मतलब एडियाबेटिक इससे भी ज़्यादा वैल्यू होगी। एक एडियाबेटिक केस था जब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी उसको क्या बोल देंगे, एडियाबेटिक से भी ज़्यादा, उसको क्या बोल दिया, सुपर एडियाबेटिक। अरे नाम से पता लग रहा है, सुपर स्ट्रक्चर मतलब अर्थ से ऊपर वाला स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोल दिया मैंने, सुपर एडियाबेटिक। तो दोनों नाम से पता लग रहे हैं, तो ये और बना लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या रह गया अपना, इसका नाम बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डालो, इनवर्स ऑफ स्लोप इज लैप्स रेट। ये लैप्स रेट को शो कर रहा है, तभी बोल दिया मैंने 1/थीटा ए इज ग्रेटर देन 1/थीटा पी, इनवर्स ऑफ स्लोप। हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट कितने पॉइंट हो गए इसके, 3 हो गए। चौथा पॉइंट लिखो इसमें, चौथा पॉइंट लिखो इसके अंदर, इन सच केस राइजिंग एयर पोल्यूटेंट, in such case rising air pollutant will keep on rising, in such case rising air pollutants will keep on rising, and falling air pollutants keeps on falling on earth surface, keeps on falling on earth surface, on earth, keeps on falling air pollutants keeps on falling on earth surface। ये सारी कहानी हो जाएगी। देखो इसमें क्या बताया। अब यहाँ पे ये बताओ, किसी भी गिवन हाइट पे हाइट ले लो, ये गिवन हाइट की बात कर रहा हूँ। गिवन हाइट पे टेम्परेचर किसका ज़्यादा, किसी भी गिवन हाइट पे टेम्परेचर किसका ज़्यादा, एक गिवन हाइट पे टेम्परेचर किसका ज़्यादा, पोल्टेंट का ज़्यादा। मतलब किसी भी गिवन हाइट पे, जब मैंने कहा आपको हाइट मैंने गिवन कर ली, हाइट मैंने सेम कर ली,
किसी भी गिवन हाइट पे पोल्टेंट का टेम्परेचर ज़्यादा, पोल्टेंट का टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है। अब पोल्टेंट का टेम्परेचर ज़्यादा तो डेंसिटी क्या होगी इसकी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेंसिटी क्या होगी, कम। डेंसिटी समझ रहे हो क्यों, क्यों कम आई पता है आपको, ये इससे भी बोल सकते हो लोग, पी इक्वल टू क्या था, एनआरटी, ये इक्वेशन है। या बोल सकते हो आप पी वी इक्वल टू एम आर टी भी होता है। ये एम आर टी जब मास की फॉर्म में लेते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, आर टी मेरा कांस्टेंट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, आर मेरा कांस्टेंट है, टी के साथ साथ डेंसिटी, पी इक्वल टू डेंसिटी इंटू में आर गुना में टी। डेंसिटी और टी दोनों इकट्ठे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी क्या होगी, हम घटेगी यार, दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना। तो इसका मतलब हमेशा जब भी मैं आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ बताऊंगा तो डेंसिटी क्या होगी, हमेशा घटेगी। जब मैं टेम्परेचर बोलूंगा घट रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ रही है, समझ के बाद। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है, अब टेम्परेचर ऊपर ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ेगी। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, वो फॉल करेगा। अरे पोल्टेंट क्या करेगा, फॉल करने लग जाएगा ना। जब फॉल करेगा तो क्या होगा, अनस्टेबल इन्वायरमेंट बोल देंगे इसको। ये नहीं होना चाहिए, या तो राइज कर रहा है, अब ये देखो इसी का उल्टा बोल दिया। अगर वो एयर पोल्टेंट राइज कर रहा है, इसका मतलब डेंसिटी कम है तो वो राइज करता जाएगा। अगर वो फॉल कर रहा है तो वो फॉल करता जाएगा, इसका मतलब ये बताया। अब पोल्टेंट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या हो गया, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फॉल करेगा, डेंसिटी कम होगी तो क्या करेगा, राइज करेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी आपकी, बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो क्या करेगा, फॉल करता जाएगा। फॉल करेगा तो इन्वायरमेंट में आएगा, इन्वायरमेंट में आएगा तो नुकसान करेगा, नुकसान क्या क्या करेगा, वो सारे पढ़ लिए बात, समझ के बाद। तभी ये केस नहीं होना चाहिए। इस केस का नाम क्या बोल दिया मैंने, अनस्टेबल इन्वायरमेंट। तो दूसरा नाम क्या बोल दिया इसका, अनस्टेबल इन्वायरमेंट। दूसरा नाम क्या है, सुपर एडियाबेटिक केस। बात समझ गए, ये समझाने के लिए सारा। चलो चलो जी, हो गया इतना, मिटा दूँ केस को, ये लिखा रहने दूँ, चलो लिखा रहने दे। नेक्स्ट केस, पहला केस हो गया अपना अनस्टेबल इन्वायरमेंट। सेकंड केस लिखो, सेकंड है अपना स्टेबल इन्वायरमेंट, स्टेबल इन्वायरमेंट। और दूसरा नाम है इसका सब एडियाबेटिक, सब एडियाबेटिक इन्वायरमेंट, सब एडियाबेटिक इन्वायरमेंट। चलो लिखो इसके बारे में, सारा बता ही दिया आपको क्या होता है इसमें। इट इज द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, it is the type of environment in which is the type of environment in which rate of decrease of temperature, in which rate of decrease of temperature, rate of decrease of temperature for air, for air, इसको क्या बोलते हैं, ELR, for air, that is ELR is less than that of pollutant, is less than that of pollutant, is less than that of pollutants। उसको क्या बोलते हैं, ELR। अरे पहले लेस देन, हाँ लेस देन, वो ज़्यादा था ना, ये कम हो गया, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, this prevailing environment, this prevailing environment, this prevailing environment lapse rate, this prevailing environment lapse rate in such case known as, in such case termed as subadiabatic, सब एडियाबेटिक, सब एडियाबेटिक बोलेंगे। हो गया, उसका वो बना लो, डायग्राम बनाया भी है आपको, लिख लिया। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अरे चलो, तो बन ही गया। स्ट्रेट लाइन, हाइट इन किलोमीटर, यहाँ पे टेम्परेचर। वो किससे लिया था, रेड कलर से, नोटेशन मेरी सेम रहेगी। पोल्टेंट लिया था रेड कलर से, पोल्टेंट मेरा वहीं रहेगा, दिस इज पोल्टेंट, ये था। अच्छा, उसके बाद वो वाइट कलर से एयर का,
एयर का वाइट कलर से, एयर का वाइट कलर से ये मेरा थोड़ा और नीचे ले लेता तो ज़्यादा सही था। चलो समझ जाओगे, ये वाला केस होगा। अब इस केस को क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज ELR, वहाँ पे क्या हो रहा था, ELR इज लेस देन ELR। यहाँ पे 1/θ ऑफ एयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 1/θp, उल्टा हो जाएगा ये सारी कहानी होगी। ठीक है, तो ये सारी कहानी बताई थी आपको। अब देखो इसमें क्या बताया मैंने कहा अब ये वो इन्वायरमेंट है जिसमें रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर लेस देन किससे होगा, पोल्टेंट से, ये बता दिया। नेक्स्ट बताया द प्रिवेलिंग, कहता है इन्वायरमेंट लैब स्टेट का घटना, उसको वो क्या कहलाता है, वो सब एडियाबेटिक, मतलब एक मैक्सिमम से कम हो रहा है, वहाँ पे एडियाबेटिक से ज़्यादा हो रहा था, समझ रहे हो, मतलब एडियाबेटिक से ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रहा है, तो एडियाबेटिक से क्या बोल दिया इसका नाम, दूसरा क्या बोल दिया, सब एडियाबेटिक। ये सारी कहानी आ गई इसकी। चलो नेक्स्ट लिखो न्यूट्रल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट तीसरा, कितने हो गए, अरे ये क्या कर दिया यार, चलो नेक्स्ट लिखो तीसरा, स्टेबल हो गया। अब लिखो न्यूट्रल इन्वायरमेंट। आप न्यूट्रल बताया ना हमको, तो ये बताया नहीं आपको, एक मिनट बता देता हूँ, अभी एक बता देता हूँ, ये बताना भूल गया मैं आपको। हाँ, यहाँ पे बताना था मुझे, अगर मान लो जो ELR है, मतलब एयर का और पोल्यूटेंट का सेम है, जब एयर का और पोल्यूटेंट का जो ग्राफ है सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे लिख लो ELR इक्वल टू ALR, पीछे लिख लेना, दिस इज ELR इक्वल टू ALR, मतलब पोल्यूटेंट और दोनों क्या है, सेम ग्राफ बन रहा है। जब सेम ग्राफ बन रहा है तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इन्वायरमेंट बोलेंगे। चलो लिखो इसको भी, लिखो इसके बारे में भी। नेक्स्ट, दिस इज न्यूट्रल इन्वायरमेंट, न्यूट्रल इन्वायरमेंट को इन दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, in this type of environment, rate of decrease of temperature for both air and pollutants with respect to height is same, ठीक है। अब ग्राफ कैसा बनेगा इसका, मैं आपको बता दूं, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, मैंने वहाँ पे ऐसा बनाया, बट यहाँ पे बता देता हूँ। वहाँ पे रेड कलर से पोल्यूटेंट लिए थे, रेड कलर से पोल्यूटेंट, ठीक है, रेड कलर से पोल्यूटेंट। अब दोनों का सेम ग्राफ है, अगर मैं सेम पॉइंट से लेता हूँ तो इसको ओवरलैप करेगा, ओवरलैप नहीं, जस्ट आपको दिखा देगा वो। अगर नहीं होता सेम रेट से तो इसके पैरेलल आएगा, बात समझ गए। तो वो पैरेलल भी हो सकता है ग्राफ, इसके ऊपर भी हो सकता है, बात समझ गए दोनों। अगर मैं सेम पॉइंट से ले रहा हूँ तो थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं सेम पॉइंट से ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इस पर ओवरलैप करेगा। ये मैंने अलग अलग इसलिए दिखाया है ताकि समझ आ जाए आपको, समझ गए। जो इसके ऊपर कर दूंगा दिखेगा ही नहीं, दोनों समझ रहे, ओवरलैप करें। अगर ये मैंने आपको बोला यही चीज़ अगर मैं दूसरे टेम्परेचर से ले लूँ तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी इसी का ग्राफ है, दोनों पैरेलल होंगे, समझ गए बात, दोनों पैरेलल होंगे। इसका मतलब स्लोप क्या होगा, दोनों का सेम होगा तभी पैरेलल होंगे। तो स्लोप सेम होगा, और क्या बोल सकते हैं, ELR किसके इक्वल आ गया, ELR इक्वल टू ALR, 1/θA इक्वल टू 1/θp। ये मेरी कहानी हो जाएगी। क्या, नहीं ये अलग केस है भाई, ये न्यूट्रल एनवायरनमेंट का है, ये सारी कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो रोक दो इसको, बहुत है इतना।